भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। कल रात पाकिस्तान ने भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। एलओसी पर भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बॉर्डर पर तनाव के माहौल पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। मौजूदा हालात के मद्देनजर आज भी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। तमाम अपडेट्स के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, साथ होंगे आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है? कल एक बड़ी रात रही और आज जैसा हम जान रहे हैं अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। ताज़ा अपडेट बताइए सर। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की और उस हर हमले को हम लोगों ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम किया, उसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला सरकार में जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी कर रहे हैं और कल रात जो कुछ हुआ और उसके बाद अब तक क्या हो रहा है उस पर पल पल की नज़र बनाए हुए हैं। लगातार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उनकी बैठक हो रही है, उनकी बातचीत चल रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, उन सब के डीजी के साथ अपने घर पे लंबी बैठक की और उन सबको सख्त हिदायत दी गई कि राज्य के भीतर, सीमावर्ती इलाके में तो ठीक है, वहां पे सेना तैनात है, लेकिन राज्य के भीतर जो हलचल हो रही है उस पर आपको काफी ज्यादा पैनी नजर रखनी है, क्योंकि वहां भी कुछ अनहोनी करने की, कुछ घटना करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसको रोका जा सके। उनको यह भी कहा गया है कि राज्य के भीतर बाहर के लोग का आना जाना या फिर कोई संदेहास्पद गतिविधि दिखे तो उस पर आपको रोक लगानी है, तुरंत उसको नाकाम करना है, ऐसा कोई घटना अंजाम देने की कोशिश करता है तो। उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की। उसमें सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, रक्षा सचिव थे, तीनों सेना के प्रमुख थे और उसमें पाकिस्तान के सीमा पर जो कुछ हुआ उसका जायजा लिया गया और आगे किस तरह से भारत ऐसे मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति बनाएगा उस पर लंबी चर्चा हुई। और इस चर्चा में भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान अलग अलग जगहों पे हमला करने की कोशिश रात में किया है, उस तरह की अगर कोशिश होता है तो आगे हमें किस तरह की तैयारी रखनी है। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि अब दोबारा से कई सारे शहरों में रात में फिर मॉक ड्रिल किया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा, ताकि हर परिस्थिति के लिए तैयार रहा जाए। तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है ताकि किसी भी तरह के कोई कमी ना रह जाए, ताकि हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार रहें किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जी, तो पूरी तैयारी है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। इधर तनाव के इस माहौल में यात्री हवाई सेवा को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। 24 एयरपोर्ट बंद हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, सिक्योरिटी जांच में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। पूरी डिटेल्स के लिए अब हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, जाहिर सी बात है कि इस समय जो स्थिति है तो आसमान में, ज़मीन पे हर जगह सतर्क रहना है। हवाई अड्डों पे अलर्ट हैं, उड़ानें रद्द हैं। अभी का ताज़ा अपडेट क्या है? हवाई सेवाओं का क्या हाल है? जिस वक्त उत्तर भारत और पश्चिम भारत के 24 बड़े एयरपोर्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स के लिए पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है और इस वक्त अगर भारत का एयर स्पेस देखें तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मूवमेंट नहीं के बराबर है। इसमें तमाम बड़े नाम शामिल हैं, जम्मू, श्रीनगर, लेह, इसके अलावा अमृतसर है, चंडीगढ़ है, भुज है, बीकानेर है। इन तमाम एयरपोर्ट्स को फिलहाल बंद रखा गया है। 10 मई तक बंद रखने का इन्हें आदेश दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो तारीख है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिगो ने इससे पहले 10 तारीख को 5:30 बजे तक अपने इन एयरपोर्ट से अपने ऑपरेशंस को बंद रखने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सटेंड किया। अब वो कह रहे हैं कि वो मिडनाइट तक इसे बंद रखेंगे और जिस तरह की संकेत आ रहे हैं शायद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक जो दूसरी बड़ी चीज़ हुई है वो है पैसेंजर से सीधे जुड़ी हुई है जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी से पैसेंजर्स को गुजरना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें से कि कहा गया है कि सेकेंडरी लैडर पॉइंट सिक्योरिटी चेक से पैसेंजर्स को गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक बार आप सिक्योरिटी चेक से जाते हैं और उसके तुरंत बाद आप जब एयरपोर्ट पे बोर्ड होने लगते हैं उससे पहले आपको एक बार फिर से फ्रिस्किंग और जो आपका हैंड बैगेज है उसको चेक करवाना पड़ेगा। साथ ही कुछ और आदेश भी
दिए गए हैं, जिसमें कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास वैलिड टिकट है। विजिटर एंट्री को फिलहाल बंद रखा गया है। कुछ प्लेन्स में स्ट्रैटेजिकली एयर मार्शल्स की जो नियुक्ति की जाएगी, साथ ही एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ड्रोन, एयर एम्बुलेंस और जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वहाँ भी सुरक्षा को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। तमाम एयरलाइंस ने अपनी तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की है, लोगों को कहा है कि आप कम से कम 3 घंटे पहले फ़्लाइट से एयरपोर्ट पे पहुँचें और साथ ही जो सिक्योरिटी जो चेक इन काउंटर्स हैं वो लगभग 75 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह की कुछ एडवाइजरी एयरपोर्ट्स की तरफ से दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और बेंगलोर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप घर से निकलने से पहले अपने फ़्लाइट की टाइमिंग ज़रूर पता करें। अभी की अगर बात करें, लगभग आज देश भर में 600 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पे लगभग अगर इंटरनेशनल और घरेलू को मिला दिया जाए तो 130 जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई है। और जिस तरह की सिचुएशन है, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये था फ्लाइट्स को लेकर अपडेट, और यहाँ पर भी एहतियात काफ़ी है और उसी हिसाब से हवाई अड्डों को और फ्लाइट्स को मेंटेन किया जा रहा है। इधर भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में लग गया है। आज IMF की बैठक में पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज रद्द करने की मांग की जाएगी और अगले महीने FATF की बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की रणनीति पर भी काम होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की एक बड़ी तैयारी है, किस किस तरीके से घेरा जाएगा पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर घेरने के लिए भारत की तैयारी पूरी कर ली है। आज जो शाम को IMF की बैठक होने वाली है वाशिंगटन में, वहां पर भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से पक्ष रखा जाएगा ताकि जो पाकिस्तान को लोन देने की बातचीत चल रही है वो रद्द हो जाए। इसके लिए जो भारत के जो ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉमिनेटेड परमेश्वरन अय्यर वहां पे होंगे और इसको लेकर आज वित्त मंत्रालय में भी काफी चर्चा रही। भारत जो ताजा सबूतों के साथ IMF की बैठक में अपनी बात रखेगा कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से जो लोन मिल रहे हैं, जिसको कि पिछले साल $7 बिलियन का लोन मंजूर किया गया था, उसके बाद जो आज की बैठक में $1.3 बिलियन का जो एडिशनल लोन देने की बातचीत चल रही है, उस पर आज फैसला होने वाला है। उसमें भारत अपना पक्ष रखेगा और कोशिश करेगा कि ये जो लोन पाकिस्तान को मिलने वाला है उसको रद्द किया जाए और बाकी जो तमाम कंट्रीज हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले देश हैं, उनमें भी कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये जो लोन की सहायता मिलने वाली है उसको रोका जा सके। इसके अलावा FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वहां पर भी पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जून के तीसरे हफ्ते में FATF की बैठक होने वाली है। उसके लिए भी लगातार तैयारियां चल रही हैं वित्त मंत्रालय में, और वित्त मंत्रालय की तरफ से वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और देने के बाद कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में ले आया जाए ताकि उसको और कहीं से भी आर्थिक सहायता न मिल सके। तो ये तमाम तैयारियां भारत की तरफ से चल रही हैं। जी, तो देखिए, अलग अलग मोर्चे हैं, कूटनीतिक फ्रंट पे घेरा जा रहा है, आपस में सामने हथियारों से मात दी जा रही है और हर तरीके से पाकिस्तान को अब सबक सिखाने की तैयारी है। फिलहाल का ये अपडेट था, ताज़ा जो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है उसके ऊपर। इधर पाकिस्तान के आर्थिक हालात, आप तीनों का शुक्रिया पहले तो। अगली खबर पर, इधर पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले ही बेहद नाजुक हैं और उसके पास ना तो मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है और ना ही GDP ग्रोथ बेहतर है। ऐसे में भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अब हमारे साथ है आशीष वर्मा, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ से लेकर क्या इस वक्त दोनों देशों की स्थिति है और कितना डैमेज हो सकता है इससे पाकिस्तान को। जी आशीष। भारत और पाकिस्तान के बीच के कंपैरिजन्स, पहले GDP ग्रोथ के नंबर्स पिछले 4 साल के इसलिए क्योंकि 5वां साल इससे पहले का जो था वो कोविड साल था, उसे छोड़ देता हूं क्योंकि उस साल तो सबके लिए बड़ा एबरेशन हुआ था। यह है भारत का ग्रोथ रेट 9.7, 7.6, 9.2, 6.5। यह है पाकिस्तान का 6.2 -0.2%। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये FY23 का ये वो समय था जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था। ये वो समय था जब जियोपॉलिटिकल शॉक मिला था, हाई क्रूड प्राइसेस थे, कमोडिटी प्राइसेस थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत सरदर्द हो गया था, नेगेटिव ग्रोथ चली गई थी और उसके बाद पटरी पे लौट के नहीं आई है। और ये आंकड़े पता है किस बेस पे हैं?
दोनों के एब्सोल्यूट जीडीपी के नंबर्स रखिएगा। भारत की ग्रोथ रेट किस जीडीपी बेस पे और पाकिस्तान की किस बेस पे हो रही है? मिनिस्क्यूल सी ग्रोथ। हम हैं 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, पाकिस्तान है 379 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, और ये 379 बिलियन डॉलर्स पे 1-2% की दर से ग्रो कर रहे हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा बात करते हैं, मैं देख रहा था 2 दिन से इंडिया और पाकिस्तान किस तरह की डिफेंस फोर्सेस स्टैकअप होती हैं, प्लेन कौन से हैं। अरे पैसा नहीं होगा तो लड़ोगे कैसे? ये है फॉरेक्स रिजर्व, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का लास्ट अपडेटेड 688 बिलियन डॉलर्स का, पाकिस्तान का इस समय फॉरेक्स रिजर्व लास्ट अपडेट 15 बिलियन डॉलर्स का। इसमें भी कहानी बताता हूं, 2023 वो जो मैंने जीडीपी दिखाया था नेगेटिव चला गया था, उस समय पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स गिर के 3.7 बिलियन डॉलर्स, 3.5 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स थे। वो तो उसके बाद जुलाई 2023 में आईएमएफ ने 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मंजूर करा और 2024 में और 7 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी, तब जाके वो फॉरेक्स रिजर्व का क्वांटम यहां पे नजर आ रहा है। 15 बिलियन डॉलर्स हैं। इसीलिए एक्सपर्ट जब कह रहे हैं ये 24 से 48 घंटे की कहानी है, आप पूरा ड्रेन आउट करो। और वैसे भी 2 दिन से वो उनके फ्रंट पे मोबिलाइजेशन चल रहा था आर्मी का, है ना, बैटल रेडी पोजीशन, उस पे वैसे ही ये फॉरेक्स ड्रेन आउट हो रहे होंगे लगातार। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया बार बार गुहार लगा रहा है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अपना एड जो आप पाकिस्तान को देते हो रिव्यू करो। पाकिस्तान, अच्छा, इस बीच मूडीज, वो रेटिंग एजेंसी, दिग्गज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने भी ये कहा था सस्टेन्ड एस्केलेशन हुआ टेंशंस का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान की ग्रोथ, उसका फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, उसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सब खतरे में आ जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है ये वॉर पाकिस्तान ज्यादा दिन झेल नहीं सकता। तो ये वॉर पाकिस्तान ज़्यादा दिन नहीं झेल सकता। बड़ा शानदार इकोनॉमिक्स बताया आशीष ने यहाँ पर। इनफैक्ट वो लाइन तो मुझे बड़ी अच्छी लगी आशीष आपकी, कि वो हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, इतने तोप हैं, इतना गोला बारूद, इतने जहाज, पैसा नहीं होगा तो चलाओगे कैसे भाई उन सबको? राइट बात, जंग लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए और वो पाकिस्तान के पास नहीं। बहुत शुक्रिया आशीष इस इंटरेस्टिंग एनालिसिस का। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच इधर दिल्ली में एयर सायरन टेस्टिंग की गई है। ये सायरन टेस्ट दिल्ली के आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की छत पर किया गया। आइए देखते हैं दीपाली नंदा की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम मौजूद है पीडब्ल्यूडी आईटीओ में, जो इसका मुख्यालय है, उसकी छत पर, और यहां पर आप देख सकते हैं एयर सायरन की टेस्टिंग की जा रही है। ये जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर की छत से है, जहां पर ये एयर सायरन लगाया गया है और यहां पर इसकी टेस्टिंग की गई है। मैं आपको बता दूं किस स्थिति में एयर सायरन को बजाया जाता है। तो मुख्य तौर पर जब बॉर्डर पर हालात काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, उसी वक्त एयर सायरन बजाया जाता है शहर में, ताकि जो लोग हैं वो सजग हो सके, वो जागरूक हो सके कि अपने सुरक्षा से जुड़े जो उपाय हैं उनको अपना सके। आपको बता दें कुछ ही देर पहले यहां पर जो राजधानी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री है प्रवेश वर्मा, वो भी यहां पर आए थे। उनकी मौजूदगी में भी इसी तरह के एयर सायरन की टेस्टिंग की गई और यह बताया गया कि जो इसकी आवाज है, जब ये पूरी तरह से चलेगा तब इसकी आवाज 4 किलोमीटर रेडियस तक जाएगी, यानी कि यहां से जो 4 किलोमीटर का दायरा है वहां तक इसकी गूंज सुनाई देगी। लोगों को जागरूक किया जाए कि वो अपने सुरक्षा के उपाय अपनाएं। इसी मकसद से यहां पर एयर सायरन की टेस्टिंग की गई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इधर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बाद एलओसी पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता रिफत की एलओसी से रिपोर्ट। जहां पर एक तरफ से एलओसी पर आर पार फायरिंग और शेलिंग हो रही है, यानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की जा रही है, इंडियन आर्मी की तरफ से रिटाइलेट किया जा रहा है। तनाव एलओसी पर बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ से कई जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। इन्फिल्ट्रेशन का एक अटेम्प्ट जो है बताया जा रहा है कि फॉइल कर दिया गया है, खासतौर से सांबा एरिया में, लेकिन हर तरफ से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं, हालांकि मैं नहीं बताऊंगा कि लोकेशन कौन सी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चौकसी बढ़ा दी गई है उन एरियाज में जहां
पर एलओसी के एरियाज हैं या बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे बीएसएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं। जितने भी पोस्ट्स बीएसएफ के हैं या उनकी जो पेट्रोलिंग की टीमें हैं वो लगातार जा रहे हैं जगह जगह पे। ये जो माउंटेन है इसके ऊपर भी बीएसएफ के पोस्ट हैं, इर्द गिर्द आर्मी की इंस्टॉलेशंस हैं जो मैं लोकेशन बताना नहीं चाहूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना हो। क्योंकि जब सीज फायर वायलेशन होती है या आर पार की फायरिंग या शेलिंग होती है तो उसमें घुसपैठ के भी चांसेस होते हैं, तो उसको विफल करने के लिए अब अलर्ट पे रख दिया गया है जगह जगह पर बीएसएफ को भी और आर्मी को भी। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। जहां पर भी बीएसएफ के जवान हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरीके के एरियाज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप दरिया देख रहे हैं ये जहलिम बहता है और यही लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाता है और इर्द गिर्द काफी सारे दर्रे होते हैं, काफी सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें बहुत घने घने पेड़ होते हैं और वहां से इन्फिल्ट्रेशन की जो आगे से कोशिश होती है एलओसी के थ्रू और बाद में यहां से ही घुसपैठी आगे आ सकते हैं। तो हर जगह पे इसी तरीके की निगरानी रखी जा रही है, या कहीं अगर उस पार से यानी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर कोई फायर आता है तो उसको रिटाइलेट करने के लिए भी यहां पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। जी, तो ये थी एलओसी की ताज़ा सिचुएशन और लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी को एंगेज किया जा रहा है, रिटेलिएट वो कर रही है बौखलाहट में। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी और बातचीत करेंगे हम डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, कल एक काफ़ी एक्शन पैक नाइट थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता के मन में है, कल जो भी कुछ हुआ उसके बारे में तो अभी और डिटेल्स हमें सरकार की तरफ से आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है और धीरे धीरे जो भी खबरें, क्या आज रात फिर से ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बैटल जब डेवलप करता है तो उस बैटल में थोड़ा कुछ देर के लिए पॉज आता है। मेरा ख्याल है 1-2 दिन पॉज होगा, उसके बाद हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन होगा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है। पाकिस्तान की व्यवस्था है कि जनरल मुनीर जानता है कि पाकिस्तान के अवाम उसके खिलाफ है, तो वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए अपनी नापाक आदतों से बाज नहीं आएगा। तो वो हरकत करेगा, वो एलओसी पे समस्या करेगा, वो आर्टिलरी गन इस्तेमाल करेगा, हमारे पोस्ट को टारगेट करेगा, हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करेगा, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश करेगा, हमारे एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश करेगा। ये सब वो करेगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या वो सफल होगा? सफल नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो इतने इम्प्रेग्नेबल हैं कि वो इतने इफेक्टिव हैं। आप देखिए, जितना भी मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान ने हमारी तरफ डायरेक्ट किया, हमने हवा में ही उड़ा दिया। S-400 एट वन टाइम 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और 600 किलोमीटर तक का वो दृष्टि रख सकता है। 400 किलोमीटर तक का कोई भी टारगेट है। यहाँ मेरे मन में आज मैं कुछ आपने S-400 का नाम लिया, आज मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कल। ये जब ये पूरा सब कुछ एक्शन चल रहा था तब बीच में कुछ फ्लैशेस ऐसे भी आए थे कि हमास का नाम आया कि आईएसआई ने हमास के साथ कुछ हाथ मिलाया। पीओके में एक आध महीने पहले कुछ बातचीत भी हुई, कोई किसी तरह की कोई ट्रेनिंग भी हुई, इस तरह के कुछ अपुष्ट चीज़ें थी। और अब जो सुबह कुछ रॉकेट के शेल्स मिले हैं वो उसी टाइप के टिपिकल सस्ते वाले रॉकेट्स मिले हैं जो कि हमास टिपिकली यूज़ करता है इजराइल के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान भी कुछ वैसी टैक्टिक खेलने की कोशिश कर रहा है कि वो पीओके से, जैसे पाकिस्तान ने तो इनकार ही कर दिया कि हम तो थे ही नहीं हमले में और हम जिस दिन करेंगे पूरी दुनिया को पता चलेगा और ये तो हमने नहीं किया। खैर, ये उनका अपना टैक्टिक है, लेकिन जो रॉकेट वगैरह शेल मिले हैं ऐसा लगा कि कुछ उसी तरह की मोडस ऑपरेंडी इन्होंने भी अपनाई है। देखिए, जहां तक मेरा विश्वास है कि ये चाइनीज मेड मिसाइल सिस्टम है। ओके। और चाइनीज, आपको पता है, ये क्वालिटी सब डुप्लीकेट माल होता है। चाहे चाइनीज का F-17 फाइटर जेट हो, चाहे उसका मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सब डुप्लीकेट होता है। क्या पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे ड्रोन्स को बर्बाद करने का कुछ किया? हम स्टैंड ऑफ मोड में जो हम लोगों ने मिसाइल इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो उसको रोक पाए? क्या उसको पाकिस्तान के वायुमंडल में बर्बाद कर पाए? नहीं। हमने उनके मिसाइल सिस्टम को बर्बाद किया, वो हमारे मिसाइल सिस्टम को छू नहीं पाए।
और हमारी मिसाइल सिस्टम अपने डेस्टिनेशन पहुंच के जो डिजायर्ड रिजल्ट था इफेक्ट दिया है। तो दोनों में फर्क है। जी जी जी, शायद कर्नल साहब के साथ थोड़ा लाइन डिस्टर्ब है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो वो समझा रहे थे कि यहाँ पर दोनों सिस्टम का मेन अंतर ये है कि भले ही उन्होंने जो भी सस्ते वाले मिसाइल चाइना मेड या व्हाटएवर यूज़ किया या इवन हमास के साथ कुछ कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ इंटरसेप्ट करके गिरा दिया, खरोंच तक नहीं आई। जबकि पाकिस्तान हमारे ना ड्रोन्स रोक पाया ना हमारे मिसाइल्स रोक पाया। तो ये अंतर है दोनों देशों की काबिलियत में, जहां तक सैन्य शक्ति की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज की एक और जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हो गया उसके बीच में BCCI ने IPL को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आज से IPL सीजन 18 का कोई मैच फिलहाल एक हफ्ते तक नहीं होगा। अभी IPL की लीग स्टेज के कुल 13 मैच बाकी हैं फाइनल को इंक्लूड करके, और अब तक कोई टीम IPL प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। 25 मई को इसका फाइनल होना था, लेकिन कल रात जो टेंशन हुई उसके बाद एक चलते मैच को रोका गया जो कि धर्मशाला स्टेडियम में खेला जा रहा था धर्मशाला में, और फ्लड लाइट्स को बंद कराया गया एहतियातन। और अब ये फैसला कि एक हफ्ते तक के लिए ये टूर्नामेंट सस्पेंडेड रहेगा। इधर भारत पाक टेंशन से लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। तो चलिए अभी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस भारत पाकिस्तान टेंशन का मार्केट पे क्या असर हुआ वो आपको बताएंगे। साथ ही कुछ और खबरें, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ऑपरेशन सिंदूर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब कुछ और खबरें। भारत पाक टेंशन से बाजार में भी काफी दबाव दिखा। आज सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 880 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 266 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से काफी सुधार लेकर बंद हुए। डिटेल्स बताएंगे हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, कैसा रहा आज का बाजार और किस स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस था? तो डेफिनेटली जिस तरीके से इस टाइम पे जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आज हमें अपने बाजार में देखने को मिला है। देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5% की मजबूती, BL डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली थी। BL करीब 3% की बढ़त, टाटा मोटर्स में 4% का इजाफा और टाइटन नंबर इसके आए हैं उसके बाद ये रौनक हमें देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5%, पावर ग्रिड में 3% और ICICI बैंक भी आज करीब 3.5% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो भारत फॉर्ज देखिए 5% की तेजी, भारत डायनामिक्स 5.5%, यूनियन बैंक नंबर्स आए थे उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है 6.5% की। येस बैंक में 10% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में टोरेंट पार करीब 4.25% की कमजोरी, पतंजलि फूड 2.25%, MM फाइनेंशियल 4.25% और अपोलो टायर्स करीब 4% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया। अप्रैल में बाजार में तेजी के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटा है। म्यूचुअल फंड्स के संगठन एमफी ने आज आंकड़े जारी किए जिसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 11 महीने के निचले स्तर तक चला गया है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो मार्च के महीने के बाद जो अप्रैल का डेटा आया है एसआईपी का वो रिकॉर्ड लेवल्स पे है। हालांकि अगर हम इन्फ्लोज की बात करें तो ऑब्वियसली वो 11 महीने के निचले स्तर पे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम मंथ ऑन मंथ डेटा की बात करें तो जो एसआईपी इन्फ्लो है वो रिकॉर्ड डेटा आया है और 26,632 करोड़ के ऊपर ये बुक जाती हुई आपको नजर पड़ी है। तो एसआईपी पे जो रिटेल का फोकस है वो अभी भी बरकरार है। और अगर हम बात करें एसआईपी के नए 46 लाख अकाउंट्स भी खुले हैं। ऑब्वियसली अगर हम रिकैलिब्रेशन की बात करें तो काफ़ी सारे खाते यहाँ बंद भी हो रहे हैं। तो लगभग 1.36 लाख खाते भी बंद हुए हैं। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट्स हैं क्योंकि टिपिकली फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद
यहाँ थोड़ी साफ सफाई और काफ़ी सारे रिडंडेंट अकाउंट्स को क्लोज किया गया है, तो ये आंकड़ा भी आपके सामने है। अगर हम इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो 11 महीने के निचले स्तर पे है, जो कि लगभग 25,117 करोड़ से घट के 24,250 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। हालांकि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको इन्फ्लोज बढ़ते हुए नजर पड़े हैं, और अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ 2671 करोड़ के आसपास इन्फ्लो देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप इन्फ्लो बरकरार है, कोई बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ 4000 करोड़ के इन्फ्लो आपको महीने में दिखाई पड़ रहे हैं अप्रैल में, और 3300 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आपको स्मॉल कैप फंड में आता हुआ नजर पड़ रहा है और मिड कैप फंड में आता हुआ नजर पड़ रहा है रिस्पेक्टिवली। AUM भी 6.5% बढ़ के लगभग 70 लाख करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है। और आपकी स्क्रीन पे अब टेबल्स भी आएंगे जहां आपको दिखेगा कि जो SIP इनफ्लो आउटफ्लोज हैं यहां किस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जनवरी के बाद फिर से एक बार अप्रैल के महीने में काफी अच्छे इनफ्लो देखने को मिले। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है काफी तगड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो यहां थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग फेज आपको देखने को मिल रहा है। वो स्पीड से जो लमसम पैसा आ रहा था, अब थोड़ा बहुत ब्रेक यहां लगता हुआ आपको नजर पड़ा है। और अगर हम लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहां जो चीजें हैं काफी स्टेबल दिखाई पड़ रही हैं। जी, शुक्रिया यतिन। CNBC आवाज की खबर पर मोहर लगी है। ट्राई ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर अपनी सिफारिश दूरसंचार विभाग को भेज दी है। ट्राई ने कहा है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम 5 साल के लिए दिया जाएगा। कंपनियों को 4% स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज चुकाने होंगे, साथ ही उन्हें मिनिमम स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस भी देने होंगे। ज़्यादा डिटेल बताएंगे असीम मनचंदा। तो असीम, काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो कंपनियों को करना होगा, और डिटेल्स? CNBC आवाज ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है और अब कंपनी को सर्विस शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई शुक्रवार को इसके ऊपर सिफारिशें जारी करेगा। अब ट्राई ने इसको लेकर के सिफारिशें जारी भी कर दी है। ट्राई ने सबसे पहले अपनी सिफारिशों में कहा है कि जो स्पेक्ट्रम है वो 5 साल के लिए दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्राई ने यह भी कहा है कि जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है वो AGR का 4% होगा। अगर कंपनियां स्पेक्ट्रम की होर्डिंग ना करें, इसके लिए ट्राई ने मिनिमम स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लगाने की भी सिफारिश की है। अब ट्राई ने अपनी ये सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेज दी हैं। दूरसंचार विभाग जल्दी ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी लेगा और जो कंपनियां हैं उनको स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा और बहुत जल्दी ही कंपनियां इसकी सर्विसेज की शुरुआत भी कर सकेंगी। स्टारलिंक, वनवेब और रिलायंस जियो के पास लाइसेंस होगा और तीनों कंपनियां बहुत जल्दी ही अपनी सेवाओं की शुरुआत भारत में कर सकती हैं। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर पे आपको हर पल की जानकारी, हर उस अपडेट को जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। आप सिर्फ आवाज़ सोशल मीडिया पर एक क्लिक कीजिए और सभी ताज़ा अपडेट वहां आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।